चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां दो दुनियाओं का आमना सामना हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये दो जबरदस्त सभ्यताओं के टकराने और फिर उनके मिल जाने की है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए, एक तरफ है सिकंदर, जिसका सपना है पूरी दुनिया जीतना, और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए खड़े राजा पोरस। ये कहानी इसी महासंग्राम के इर्द गिर्द घूमती है। बात है 326 ईसा पूर्व की, और जगह थी झेलम नदी का किनारा, जिसे यूनानी लोग हाइडेस्पीस कहते थे। बस यहीं, इसी नदी के किनारे, इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा ही बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि ये विदेशी ताकतें आखिर भारतीय उपमहाद्वीप में आए कैसे? चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं। और हाँ, इसकी कहानी सिकंदर से भी पहले शुरू होती है। तो देखिए, भारत का दरवाज़ा असल में खोला तो फारसियों ने था, जब दारा प्रथम ने पंजाब और सिंध पर कब्जा किया। लेकिन सिकंदर वो था जो इसी दरवाजे से एक तूफान की तरह अंदर आया, अपनी आंखों में पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिए। सिकंदर और उसकी मैसेडोनियन आर्मी, वो सिर्फ सेना नहीं थी, वो जीत की भूखी एक मशीन थी। सालों के युद्ध के तजुर्बे ने उन्हें एक बेहद अनुशासित और खतरनाक लड़ाकू बना दिया था। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचना। अच्छा, तो अब कहानी का रुख मोड़ते हैं भारत की तरफ, जहां सिकंदर के रास्ते में एक ऐसा शासक खड़ा था जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। ये थे राजा पोरस। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, ये अपनी मातृभूमि के एक ऐसे रक्षक थे जिन्हें अपनी आन बान शान बहुत प्यारी थी। जब सिकंदर ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और जंग की तैयारी शुरू कर दी। अब देखिए, पोरस की सेना के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा हथियार था जिसका सामना सिकंदर की सेना ने पहले कभी नहीं किया था, और वो थे युद्ध हाथी। ये विशाल जानवर बख्तरबंद थे, उनके दांतों पर स्टील के कवर लगे थे और उनकी पीठ पर तीरंदाज बैठे थे। ये एक बिल्कुल नई और बेहद डरावनी चुनौती थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई। झेलम नदी के किनारे इतिहास की सबसे जबरदस्त लड़ाइयों में से एक हाइडेस्पीस का युद्ध शुरू हुआ। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत को तौलते हैं। ये बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ सिकंदर, उसके पास सालों का तजुर्बा था, दुनिया की बेस्ट घुड़सवार सेना थी, लेकिन गिनती में वो कम थे। और दूसरी तरफ पोरस, जिनके पास थी एक विशाल सेना, अपने घर में लड़ने का फायदा और हाथियों की वो दीवार जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। सिकंदर यहां पर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जीनियस साबित हुआ। उसने सीधे सीधे भिड़ने की जगह एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने अपनी क्लासिक हथौड़ा और निहाई वाली चाल चली। मतलब, घुड़सवारों ने पीछे से हमला किया और पैदल सेना ने सामने से। इस तरह उसने पोरस की विशाल सेना को घेर लिया और पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ, ये सच है कि लड़ाई में पोरस की हार हुई, लेकिन लड़ाई के बाद जो हुआ वो कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए देखते हैं कैसे। जब बंदी बनाए गए पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? और पोरस का जवाब सुनिए, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस यही वो पल था। हार में भी पोरस का ये स्वाभिमान देखकर सिकंदर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ उन्हें आजाद किया, बल्कि उनका पूरा राजपाट भी लौटा दिया। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा होता है, पोरस को हराने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर भारत में ही क्यों रुक गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे कोई नहीं रोक सका, उसे भारत से वापस लौटना पड़ा? असल में सिकंदर को किसी एक दुश्मन ने नहीं रोका, उसे रोका उसकी अपनी ही थकी हारी सेना ने। सैनिक 10 साल से लगातार लड़ रहे थे और पोरस की सेना से लड़ने में जो भारी नुकसान हुआ उसने उनका हौसला तोड़ दिया था। लेकिन असली डर तो कुछ और ही था। मगध के नंद साम्राज्य की डरावनी कहानियां। अफवाहें थी कि नंदों के पास 6000 से ज्यादा युद्ध हाथी हैं, जो पोरस की सेना से कई गुना ज्यादा थे। बस इसी विशाल सेना का सामना करने के ख्याल ने सिकंदर के सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी और उन्होंने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन उसका और उससे पहले फारसियों का आना भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ गया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इन दोनों हमलों का असर भले ही अलग अलग था, पर था बहुत गहरा। देखिए, फारसी यहां लगभग 200 साल तक रहे। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी जिसने आगे चलकर भारतीय साम्राज्यों पर भी असर डाला।
वहीं दूसरी ओर यूनानी, वो आए तो बहुत कम वक्त के लिए, पर उन्होंने भारत और पश्चिम के बीच आइडियाज, आर्ट और ट्रेड का एक नया हाईवे ही खोल दिया। और इस असर की बात करें तो ये बहुत गहरा और स्थायी था। जैसे कि शासन की सत्रपी प्रणाली, मतलब प्रांतों पर गवर्नर नियुक्त करना, वो यहीं से आई और बाद के भारतीय साम्राज्यों ने भी इसे अपनाया। कला के क्षेत्र में तो एक बिल्कुल नया स्टाइल पैदा हो गया, ग्रीको बौद्ध कला, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं की तरह बनाई गई। ये कल्चरल फ्यूजन का सबसे शानदार उदाहरण है। और इसका एक बहुत ही मजेदार सबूत है यवनिका शब्द। आज भी जो थिएटर में पर्दा इस्तेमाल होता है ना, उसे संस्कृत में यवनिका कहते हैं। ये शब्द यवन से आया है, जो यूनानियों के लिए इस्तेमाल होता था। जरा सोचिए, उनका असर हमारी भाषा और कला में कितना गहरा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम जानते हैं कि जंग और जीत बहुत क्रूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि कभी-कभी इन्हीं टकरावों से कल्चर के लेन देन के नए दरवाजे भी खुलते हैं? शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि कैसे विनाश की राख से ही अक्सर कुछ नया और सुंदर जन्म लेता है।